नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि दिल्ली का दरबार उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है? उनको हटाया जा सकता है? योगी जी खुलेआम डंके की चोट पर अब हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आए हैं। ताजियों को लेकर उन्होंने जो विवाद पैदा कर दिया, बयान दे दिया। अभय दुबे जी का मानना है कि वो एक सोची समझी रणनीति है। योगी आदित्यनाथ यूं भी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और मैं कुछ जगह तो मैं कह सकता हूं कि वो हिंदुत्व की लाइन में मोदी से भी आगे निकल गए हैं। पूरे देश में उनकी हिंदुत्व की ब्रांडिंग है। अब योगी इस ब्रांडिंग को इतना बड़ा करना चाहते हैं कि योगी इतने बड़े हो जाएं कि मोदी और शाह चाह कर भी उनको छू ना सकें। मैंने पूछा अभय द्विवेदी जी से कि एक मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, तो इतनी तकलीफ क्यों? क्या पिछड़ों और दलितों को मंदिर बनवाने, मंदिर में जाने का हक नहीं है? बहुत रोचक बातचीत है, पूरी बातचीत सुनेंगे आपको तो बहुत मजा आएगा। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के 4 PM यूपी पर आपका स्वागत है। अभय जी, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जिले जिले में लोग आपको जरूर सुनते हैं और खास तौर से यूपी के चैनल पे कई बार रिक्वेस्ट आती है कि अभय द्विवेदी जी की रोज हमें बातचीत सुनवाई जाए। आज हम यूपी के चैनल पे जो बात कर रहे हैं उसमें मैं योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनाता हूं जो कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। मैं कांग्रेस का ट्वीट टेक्स्ट पढ़ के बताता हूं। मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। ये बयान है योगी आदित्यनाथ का। क्या ये बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मुख्यमंत्री जी, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस देश में मुहर्रम के ताजिए हिंदुओं के कंधे पर उठने और कांवड़ियों को मुस्लिम मोहल्लों में पानी पिलाने जाने की प्रथा चलती आई है। लेकिन आज आप मंच से जहर उगल रहे हैं ताकि दंगे हों, वोट बटोरे जाएं। अभी अपनी नहीं तो कम से कम पद की गर्मा ध्यान रखिए। देश को तोड़ने की राजनीति बंद करिए। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग फेक अकाउंट बना के जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, जाति के नाम पे जहर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये जाति का खेल उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ता जा रहा है। ये जो बयान है योगी आदित्यनाथ का, इसको किस संदर्भ में देख रहे हैं आप? कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में, कुछ संभावना लग रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसा बयान मुख्यमंत्री ने क्यों दिया? देखिए, पूरा वक्तव्य मैंने सुना और पूरा वक्तव्य सुनने के बाद में मैं तो कहूँगा योगी आदित्यनाथ ने जो मेरा विचार था इस बारे में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसकी एक तरह से तस्दीक कर दी है, उसकी एक तरह से पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि कांवड़िया किस तरीके से सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, भक्तिभाव से बम-बम बोले करते हुए जाते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं। उनको हिंसक कहा जाता है और आतंकवादी तक उपद्रवी कहा जाता है और आतंकवादी तक कह देते हैं उसको। अभी किसी ने कांवड़ियों को आतंकवादी नहीं कहा। तो ये सब और फिर उन्होंने उस घटना का ज़िक्र किया जब एक ताजिए से हाई टेंशन वायर में लग गई और उसके अंदर 3 लोग मर गए। फिर उन्होंने कहा कि ये लातों के भूत हैं, पुलिस वालों से हमने कहा कि डंडा चलाओ, वगैरह-वगैरह ये सारी बातें उन्होंने उसके ऊपर कही। इससे मेरे दिमाग में तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि जो पूरा हरिद्वार वाला रूट है, उसके ऊपर जो कांवड़ यात्रा निकलती है, ये जो कुछ हो रहा है पिछले 6-7 साल से, वो पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रायोजित है। क्यों? कारण क्या है इसका? क्यों क्यों करेंगे इसका प्रायोजित? नहीं, उनको लगता है कि ये सही मौका है, जब हम हिंदू हृदय सम्राट बन सकते हैं। किसके हिंदू हृदय सम्राट बन सकते हैं? ठाकुरों के हिंदू हृदय सम्राट तो वो पहले से ही हैं। ब्राह्मण लोग आजकल नाराज हैं, एक ज़माने में ब्राह्मणों के भी हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, जब मोदी-योगी की जोड़ी वाली बात कही जाती थी। उसके बाद में आपके कायस्थों के भी हिंदू हृदय सम्राट हैं वो, भूमिहारों के भी हिंदू हृदय सम्राट हैं। जो कांवड़िए हैं, उन कांवड़ियों में आप देखें अगर सर्वे करेंगे तो आपको ज़्यादातर आपको पिछड़ी जातियों के लोग मिलेंगे। पिछड़ी जातियों के लोग जो हैं वो कांवड़ कंधे पे रख के ज़्यादा ले जाते हैं। योगी जी मानते हैं कि पिछड़ी जातियों को 2 तरीके से वो संबोधित कर सकते हैं। एक तो आरक्षण देके और सामाजिक न्याय के प्रश्न को संबोधित करके, उससे योगी जी का कोई वास्ता है नहीं। योगी जी मानते हैं कि यही कांवड़ यात्रा वाला जो हिस्सा है, इस कांवड़ वाले हिस्से में वो उन लोगों के दिलों को छू सकते हैं। इसलिए उन्होंने 70,000 पुलिस वाले लगा दिए हैं और पुलिस वालों को बोल दिया है कि भाई कोई इनके ऊपर हाथ ना उठाए, ये कुछ भी करते रहें। आज तो एक पुलिस वाले को उन्होंने मारा, वो क्लिप वायरल हो रहा है आजकल। पुलिस वाले को उठा के पटक दिया कांवड़ियों ने। वो रोक रहा था, कुछ बता रहा था किनारे-विनारे चलिए। फिर वो भड़बड़ा के उठा और खड़ा हो गया पुलिस वाला, उसने एक आध कांवड़ियों को धक्का दिया। ये पूरा क्लिप चल रहा है पूरा का पूरा। अच्छा, दूसरे वो जब पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो नैरेटिव चला रहे हैं, वो उनको उपद्रवी बता रहे हैं और आतंकवादी बता रहे हैं, तो साथ में उन्हीं की पुलिस ये दावा कर रही है। विडंबना देखिए, इसमें अंतर्विरोध है, वो मैं सामने रखना चाहता हूँ।
साथ में उन्हीं की पुलिस बता रही है कि हमने इतने इतने कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए। अच्छा, पुलिस इसलिए मुकदमे दर्ज कर रही है ताकि कभी अगर उससे पूछा जाए तो वो कह सके भाई हमने तो मुकदमे दर्ज कर लिए थे। मुकदमे दर्ज किए, कार्रवाई कोई नहीं की। अच्छा, भाजपा के प्रवक्ताओं से जब कहा जाता है वो कहते हैं मुकदमे दर्ज हो गए। सही बात है, हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया। और जो सहयोगी दल के नेता हैं, संजय निषाद जैसे लोग, जब उनसे कहा जाता है कि हमारी सरकार ने मुकदमे दर्ज कर लिए, हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो टीवी पे ये बात कह के वो लोग निकल जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं, पूरा का पूरा मुसलमान विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। सांप्रदायिक दोहन कैसे किया जाए इस पूरी कांवड़ यात्रा का, ये सब हो रहा है। मतलब पूरी तरीके से कांवड़ यात्रियों के जो रक्षक होते हैं, आसपास घूमते हैं, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स में बदल दिया गया है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स पुलिस के संरक्षण में सक्रिय है और बड़ा भीषण और अप्रिय किस्म का दृश्य है। उन्होंने ऊपर के कपड़े उतार रखे हैं सबने, मतलब वो टॉपलेस कांवड़िया है, आप कह सकते हैं वो टॉपलेस कांवड़िया है। हाथ में वो डंडा लिए हुए है, आंखें उसकी निकली पड़ रही हैं गुस्से के मारे। जिसको चाहता है वो पीट रहा है, पुलिस वाले को पीट रहा है, बच्चों की जो स्कूल बस है, स्कूल बस को तोड़ा जा रहा है। हरिद्वार में एक जो खोमचे वाला दुकानदार होता है, उस दुकानदार से नाराज हो गए, उसको डंडे मार मार के पूरी दुकान तोड़ दी। पूरी सब कुछ हो रहा है। इस साल ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो पार्टी की और अंदरूनी जंग है उसके अंदर योगी जी फंसे हुए हैं। उनको विश्वास नहीं है कि उनका मुख्यमंत्रित्व जो है वो कायम रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उग्र, ज्यादा से ज्यादा रेडिकल किस्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर बीजेपी के नेता इतने उत्साहत में हैं कि एक जगह मीटिंग चल रही थी और जिला कृषि अधिकारी को बीजेपी नेता के गनन ने दे थप्पड़ मीटिंग में कर दिया। आप कांवड़ियों की बात कर रहे हैं, भरी मीटिंग में जिला कृषि अधिकारी के थप्पड़ पड़े जा रहे हैं। अनुशासन क्यों खत्म होता जा रहा है इस पार्टी का? देखिए, सत्ता जो होती है वो आपको किस तरीके से विकृत करेगी, आपके कौन से दुर्गुण जो छुपे बैठे हैं वो बाहर निकल के उसके जरिए आ जाएंगे, ये ना हमें पता है और ना उनको पता है इनके दुर्गुण बाहर निकल के आ रहे हैं। मुश्किल क्या है कि सत्ता मिले बहुत दिन हो गए। भाई उत्तर प्रदेश में भी बहुत दिन से सत्ता में है, पूरे देश में तो 11वीं साल सत्ता में चल रही है। बहुत सारे प्रांतों में तो मोदी जी के आने से पहले ही सत्ता में है। तो ये बहुत सत्ता ने सबको बिगाड़ दिया है, बीजेपी को बिगाड़ दिया है, संघ परिवार को बिगाड़ दिया है। संघ परिवार के बहुत से बुद्धिजीवी हैं, वो अखबारों में आजकल अंग्रेजी में लेख लिखते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि इनका लेख पढ़ लें, तो लेख पढ़ के मेरा माथा पीट लेने का मन करता है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती तो कोई अखबार इनका एक शब्द नहीं छापता, क्योंकि सबको छापना पड़ता है इसलिए छपता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। मतलब बहुत ना किसी का कोई लेख है, ना उसके अंदर कोई तर्क है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम फालतू। बिल्कुल सही बात है। इधर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया कि अखिलेश यादव ने अपने यहाँ एक मंदिर बनवाया और वो केदारनाथ के मंदिर के पुजारियों को समस्या हो गई कि अखिलेश यादव क्यों बना रहे हैं मंदिर केदारनाथ मंदिर जैसा। मुझे याद आया कि जब अखिलेश यादव घर छोड़ के गए थे तो उनका आरोप है कि उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया। जब अखिलेश यादव मंदिर में गए थे लखनऊ में तो उस मंदिर को धुलवाया गया, मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो क्या अब अभय जी ये तय है कि मंदिरों में बनवाने का राइट, मंदिर में पुजारी रखने का राइट ये सिर्फ पंडित जी को होगा, ऊंची जातियों को होगा? क्या कोई पिछड़ी जाति का नेता मंदिर नहीं बनवा सकता, पुजारी नहीं हो सकता? मैंने तो एक बार अपने चैनल पे भी कहा था कि कितना अच्छा हो कि राम मंदिर बन रहा है, इसका मुख्य पुजारी केवट बना दिया जाए, कोई दलित बना दिया जाए। अखिलेश यादव के मंदिर बनाने से तिलमिला गए हैं धर्माचार्य, यानी क्या क्या बोल रहे हैं। एक अगर कोई मंदिर बना रहा है, कहाँ तुम बात करते हो कि अखिलेश यादव मुसलमानों की बात करते रहते हैं, देखिए, अब वो मंदिर बना रहे हैं तो समस्या। पूरी 20वीं सदी की शुरुआत से ही सारे देश में इस प्रकार के आंदोलन चले हैं, बहुत ज्यादा मुहिमें चली हैं, जिसके अंदर जो कमजोर जातियां हैं, जिसके अंदर पिछड़ी जातियां और दलित जातियां हैं, वो चाहती हैं कि हिंदुओं के अंदर जो कर्मकांडीय व्यवस्था है, उस कर्मकांडीय व्यवस्था में न केवल उनको शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो, बल्कि उस कर्मकांडी व्यवस्था का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त हो पुरोहित के रूप में।
इसको पौरोहित्य कहते हैं। पौरोहित्य का अधिकार भी उनको प्राप्त हो, पौरोहित्य का अधिकार प्राप्त हो। अच्छा ठीक है, जो कमजोर जातियां हैं उनको द्विज की श्रेणी में नहीं माना जाता, ट्वाइस बॉर्न की श्रेणी में नहीं माना जाता, यानी अगर मनुस्मृति के हिसाब से आप देखें तो उनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार के आंदोलन भी चले हैं कि हमको जनेऊ पहनने का अधिकार दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक सामाजिक आधार भूमि है जिसके ऊपर इस प्रकार के तमाम आंदोलन चलते रहे हैं। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनुस्मृति के चक्कर में फंसकर इस प्रकार के आंदोलनों की उपेक्षा करता है और इस प्रकार के प्रयासों का जो दमन हो रहा है, जैसा कि कथा वाचन करने वालों का दमन हुआ इटावा में और दूसरी जगहों पे, तो वो निश्चित रूप से अपने हिंदू एकता का जो उसका दावा है उससे साबित होगा हिंदू एकता का दावा उसका खोखला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलते चलते जरा बिहार की बात कर लें। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में लंबी लंबी घोषणाएं कर दी, कहा कि मुंबई जैसा बना दूंगा, पुणे जैसा बना दूंगा, बिहार, पटना, बाकी जगह। क्या लगता है प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं? चुनाव में सबको पकड़ में आ जाता है प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोलते होंगे इतना? अगर प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें बिहार के पहले चुनाव में की होती तब भी इस बात को समझा जा सकता था कि बिहारी उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई भी मतदाता प्रधानमंत्री की इन बातों को गंभीरता से लेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री की रैलियां क्या होती हैं आप देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियां आजकल किस तरीके से आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री की रैलियों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होता है और उसमें किस तरीके से लोगों को लाया जाता है, बाकायदा एक पूरी एजेंसियां लगी रहती हैं, एक पूरा व्यवसाय होता है प्रधानमंत्री की रैलियों में लाने का। तो प्रधानमंत्री रैलियों में जो बोलते हैं वो मुख्य तौर पर उनका अपना जो पहले से जनाधार है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक निश्चित जनाधार से जुड़ा हुआ है, वो उस जनाधार को संबोधित करते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं टीवी पे, ताकि उसके क्लिप्स दिखाए जा सके। इसके अलावा इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब प्रधानमंत्री की रैलियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के प्रबंधन का एक तरीका विकसित कर लिया है, एक फार्मूला विकसित कर लिया है। उस फार्मूले को वो लोग अच्छी तरीके से लागू करते हैं। और बिहार में अब आजकल एक नया पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, नई वोटर लिस्ट बनाने का। तो वो एक नया फार्मूला है, देखिए वो कहां तक असर करता है। इन सब बातों में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिहार के मतदाता भी समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के अंदर जो तिकड़म हो रही है वोटर लिस्ट बनाने के बारे में, वो ज्यादा महत्व। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी। आपको बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे यकीन है। अपना प्यार भरे कमेंट से बताइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।